हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेटस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग डेली यहाँ पर एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप इसका बेनिफिट उठा पाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जितना आप लोग सही से जो है सॉल्यूशन कर लेंगे, समझ लेंगे इनके तरीक़ों को, तो आप आगे आने वाले फर्दर एग्ज़ाम जो भी होंगे एसएससी के, आप वहाँ पर आराम से इन्हें हैंडल कर सकते हैं, एग्ज़ाम में बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वेटेज आप लोग देखते हुए हैं कि एग्ज़ाम में होता है लगभग 25 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट जो है आपका 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पर ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 3 मार्च 2020 का है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अच्छे से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये जो सेट है इंग्लिश का वो है 3 मार्च 2020 सीजीएल पीटी फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस हमको दिया गया है, ठीक है, और उसमें एक अंडरलाइंड सेक्शन है जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये एरर है अंडरलाइन सेक्शन तो आपको इसे सही करना है, अगर ये सही है तो आपको जाना होगा नो इम्प्रूवमेंट का एक ऑप्शन होता है उसके साथ। तो चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर इसे समझते हैं कहाँ पे एरर है कहाँ पर नहीं। द डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अग्री जो ये हमारा है, इसके साथ हम यहाँ पर प्रीपोजिशन देख रहे हैं कि अलग अलग प्रीपोजिशन दिया हुआ है ऑप्शंस में। ठीक है, अब तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का खेल है। अब अग्री किसके साथ कहाँ पे प्रीपोजिशन, अलग अलग जगहों पे अग्री के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होते हैं, हम लोग प्रीपोजिशंस के लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन होता है तब वहाँ पर विथ का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए पर्सन के बारे में बात नहीं है, यहाँ पर कोई काम यानी कि प्रपोजल के बारे में बात हुआ है। ठीक है, तो प्रपोजल के बारे में अगर बात होता है तो हम लोग पढ़े हैं लेसन्स में, प्रीपोजिशंस के लेसन में, कि वहाँ पर हम यूज करते हैं टू का। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे राइट आंसर देखिए बी जो है यहाँ पर ग्रीन है वो राइट आंसर आपका है। ठीक है, क्यों है हम लोग यहाँ पर समझ गए कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर अग्री वर्ड यूज हो तो वहाँ पे आप प्रीपोजिशन विथ का यूज करें, लेकिन अगर प्रपोजल हो तो वहाँ पे आप टू का यूज करें। इसलिए ईडर यहाँ पे विथ के जगह हमें क्या यूज करना होगा, टू का यूज करना होगा। प्रपोजल के साथ टू जो होता है प्रीपोजिशन यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर सिनोनिम्स बताना यानी कि उससे मिलता जुलता शब्द। देखिए जो हमारा वर्ड है वो है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेटरी मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी। ठीक है, ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है, अनिवार्य या फिर जरूरी। तो राइट आंसर आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है। मैंडेटरी मतलब भी होता है अनिवार्य जरूरी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस हमारा है वो प्रेजेंट में है तो ये यहाँ पे इज या आर का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इज या आर का उपयोग जो है सिर्फ ऑप्शन 4 में है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ यानी कि ऑप्शन 4 के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर है जबकि हमारा सेंटेंस जो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमें सिंगुलर ही यूज करना होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर रिमूव हो जाएगा, मीन्स कि ये गलत है। यहाँ पर देखिए वाज है जबकि ये पास्ट में यूज होता है। हैज बीन यूज होता है कब, जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो उसे बनाने के लिए पैसिव वॉइस में हैज बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा द इम्पेटस एकेडमी को। वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ बहुत सारे अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जीएस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक वहाँ पे अवेलेबल हैं पीडीएफ में। आप जाकर ज्वाइन करके वहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एक सेंटेंस है उसमें ग्रामेटिकल एरर को आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर नहीं एरर है तो नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाना होगा, लेकिन यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट है नहीं, यानी कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, आइए देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। यहाँ पर देखिए वन ऑफ द है। ठीक है, तो वन ऑफ द के बाद हम लोग कल के लेसन में पढ़े थे कि हमारा जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो देखिए प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, अब
ये भी हम लोग रूल पढ़ चुके हैं बाबा ज्ञान में कि वन ऑफ द के बाद हमारा नाउन जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, नाउन जो है वो प्लूरल होता है और वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर देखिए हैव की जगह में क्या यूज करना होगा, हैज का यूज करना होगा। इरर कहाँ पे है, ऑप्शन ए में आपका इरर है। हैव को रिमूव करिए और क्या यूज करिए, हैज का यूज करिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे इरर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक्स है, वी मस्ट फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपुल। यहाँ पर देखिए रेंडर जो यूज हुआ है वर्ड, रेंडर मतलब क्या होता है, सहायता पहुंचाना। क्या होता है, सहायता पहुंचाना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो चारों वर्ड्स हैं इनका अगर आपको अर्थ नहीं पता होगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब हम किसे अपना राइट आंसर चूज करें। तो वर्ड मीनिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा वर्ड मीनिंग का बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उन्हें देखा भी, याद भी किया, और एग्ज़ाम जो CGL-PT हुआ था और जो CHSL भी 3 दिन हुआ था उनमें भी बहुत सारे कमेंट जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया था कि क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर आ रहे हैं और जो एंटोसाइनो हैं वो प्रीवियस ईयर के बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप जाकर हमारा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स फॉर SSC एग्जाम्स। ठीक है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए आ गया है आपका PQRS। ठीक है, PQRS में क्या होता है, सबसे पहले हम उस चीज़ को चुनते हैं, उस सेंटेंस को चुनते हैं जो हमें लगता है कि ये सेंटेंस हमारा मेन सेंटेंस है, मीन्स कि ये सेंटेंस हेडलाइन है। ठीक है, आप देखते ही होंगे न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो जो सबसे पहला होता है वो हेडलाइन होता है। ठीक है, तो हेडलाइन को कैसे किया जाता है, उसे समझा जाता है कि अच्छा इंडियाज GDP ग्रोथ, हम लोग अभी देख रहे हैं इंडिया GDP ग्रोथ के बारे में बात हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो हाईलाइटेड पॉइंट होता है। उसी चीज़ को आपको समझने के लिए जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हम डायरेक्ट अगर ऑप्शन बी के साथ जाते हैं तो देखिए ऑप्शन सी, सॉरी, जो सी से हमारा सेंटेंस शुरू होगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर बात हो रहा है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में अगर हम इससे ले लेते हैं पहला अपना, उसके बाद दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। पहले तो बात हुआ कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और इसको जो है चेंज किया जा सकता है 2 तरीकों में। उसके बाद फिर आपका जो डी और ए, तो इसलिए जो है आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका इम्पॉर्टेंट जो मेन जो है सेंटेंस वो कौन सा है, मीन्स कि हाईलाइटेड सेंटेंस कौन सा है। और हाईलाइटेड सेंटेंस यहाँ पर देखिए कि इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, पारा जंपल में आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि आखिर इस पारा जंपल में क्या बताया जा रहा है, मीन्स कि किसके बारे में बात हो रहा है। तो इस सेंटेंस में आप इस पारा जंपल के क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे बात हो रहा है खासतौर पे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, तो आपका कीवर्ड वही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कैसे बनाते हैं, जब हम लोग सबसे पहले सेंटेंस को एक अच्छे से पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आखिर ये पैसेज जो है किस बारे में बताया गया है। तो देखिए कम्युनिकेशन हमारा यहाँ पर कीवर्ड है, कम्युनिकेशन से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है, कीवर्ड हो गया। यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन, हर जगह आपको कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि इस सेंटेंस में, सॉरी इस पैसेज में बात होगा कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन प्लेज अ फिल इन द ब्लैंक्स रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ बैंक। कम्युनिकेशन जो है बातचीत करने का तरीका जो है वो एक आदमी के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण अंग रोल प्ले करता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण, अब महत्वपूर्ण का देखिए जो वर्ड मीनिंग वो है आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। ठीक है, इट कैन बी लर्न बाय आवर कंसियस एफर्ट्स। कंसियस मतलब क्या होता है, विवेक, यानी कि वो हमारे विवेक के एफर्ट्स से रिलेटेड होता है। मतलब कि वो लर्न किया जाता है, मतलब आप जैसा आपका विवेक है, आप जैसा सोचते हैं, ठीक है, जैसा आपका सोच है आप उसी तरह से इंसान बन जाते हैं। तो यहाँ पे कंसियस मतलब क्या हो गया, विवेक। ठीक है, टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है,
टुडे सक्सेस इन our professional life depends on our ability to read, write and speak well, which results in effective communication. देखिए आपके प्रोफेशनल लाइफ जैसे कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत सारे जो प्रोफेशनल जो होते हैं, वो कैसे इफेक्टिव अपने काम को कर पाते हैं, समझा पाते हैं किसी को, जब वो अच्छे से बोल पाते हैं, किसी को समझा पाते हैं, किसी चीज़ को लिख पाते हैं, ये उनका एबिलिटी है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर है। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए बैरियर मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है बैरियर्स, यहाँ पे इसका मतलब होता है बैरियर्स मतलब बाधा, और बैरियर के साथ आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का खेल है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दिस बैरियर्स सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। देखिए ओवरकम जो ये वर्ड यूज हुआ है मतलब कि इससे जीत लेना, जो हमारे बैरियर्स हैं इससे आप इस पर जो है आप काबू पा लेते हैं, इससे आप जीत लेते हैं। ठीक है, जो आपका बाधा है इस पर आप काबू पा लेते हैं। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड गिवन, अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल। देखिए ब्यूरियल के समय जो है, जब किसी को दफनाया जाता है उस समय कोई गाना गाया जाता है, खास तौर पे हम लोग देखते हैं क्रिश्चियंस में। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल, तो इसे कहा जाता है डज, DIRGE। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, देखिए जितने भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, OWS, IP हैं, इन्हें तो आप लोग खास तौर पर अच्छे से याद कर लें। बाकी जो ग्रामेटिकल हैं उसे आप अच्छे से समझें, अगर कुछ समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फिर से आपका पारा जम्बल्ड क्वेश्चन है, इसे आप खुद से ट्राई करें बनाने का, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करें। ठीक है, आपका सेंटेंस बी से शुरू होना है, ये आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ समझिए और उसे खुद से एक बार बनाइए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप खुद को बेहतर बनाते जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस पहले खुद से करिए, समझने की कोशिश करिए। बाकी तो आपको बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बताते हैं, आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ऐसा बनेगा, लेकिन जब तक आप खुद कोशिश नहीं करिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप खुद से बनाने की कोशिश ज़रूर करें, ना समझ में आए तो कमेंट करें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है स्किन स्किनटिलेटिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है चमकना। क्या होता है, चमकना, स्किनटिलेटिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है चमकना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग मतलब ये होता है चमकना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। यहाँ देखिए आपका व्हेन आई वाज ओनली 5 आपका सेंटेंस पास्ट में है, जबकि यहाँ पर देखिए आपका जो यूज हुआ है वो कैन यूज हुआ है, तो हमें इसे चेंज करना होगा किसमें, कुड में। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे एरर आपका ऑप्शन ए हो गया, यानी कि एक हो गया, कैन को रिमूव करिए कुड से। ठीक है, आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, यानी कि मैं जब 5 साल का था। आपका सेंटेंस शुरू हुआ है कब, व्हेन आई वाज 5 ईयर, क्योंकि सबसे पहले आप 5 साल का होइएगा तभी तो सीखिएगा स्विमिंग। इसलिए जो है यहाँ सबसे पहले आपको इसको ध्यान देना होगा, तब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप क्वेश्चन कर सकते थे कि यहाँ हम इससे इस सेंटेंस को जो है आई कैन से क्यों शुरू नहीं किए, हम बाद वाले सेंटेंस को क्यों। तो अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो सेंटेंस है वो कहना ये चाह रहा है कि जब मैं 5 साल का था। आप पहले तो इस दुनिया में आइएगा तभी तो स्विम करिएगा। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे व्हेन आई वाज ओनली 5, यानी कि जब मैं 5 साल का था तब मैं बहुत फास्ट स्विमिंग करता था। ठीक है, तो पहले आप 5 साल के थे तब आप स्विम सीखें, इसलिए हमारा सेंटेंस अगर हम देख रहे हैं कि जब मैं 5 साल का था यानी कि पास्ट में है, इसलिए हम कैन को कुड से रिप्लेस किए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है उसे आपको बताना है, इनमें से ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड। एग्जिबिट मतलब होता है प्रदर्शित करना। क्या होता है एग्जिबिट मतलब, प्रदर्शित करना यानी कि दिखाना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पर देखिए आइटम है हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि एक कठिन समस्या। हार्ड नट टू क्रैक यानी कि एक
कठिन समस्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे आइटम्स एंड फ्रेजेस OWS, ठीक है, उनमें आपको ये बताया गया था। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे, अगर आपका 3 मार्च का शिफ्ट है, हम लोग और भी 2020 में जितने CGL के शिफ्ट हुए हैं सबको यहाँ पर सोल्यूशन करते जाएंगे, ठीक है। तो आप देखना ये है कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर जो हम लोग तैयारी करके गए थे एग्जाम में, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। आई होप अभी तक हम लोग जो सीखे थे, अगर आप CGL दिए होंगे मार्च में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो आई होप आप 20+ स्कोर जरूर करके आए होंगे इंग्लिश में, सॉरी मतलब 20+ क्वेश्चंस को सही सोल्व करके आए होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, हार्ड नाइट टू क्रैक, यानी कि एक कठिन समस्या, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डी राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द। देखिए क्यूसेंट, क्यूसेंट मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, शांत, निष्क्रिय या फिर शांत। यहाँ पे आपको एंटोनिम्स बताना है कि विपरीतार्थक शब्द, तो शांत का क्या हो जाएगा, अशांत या फिर सक्रिय, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्टिव यानी कि सक्रिय, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द इनडायरेक्ट नारेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स। देखिए अगर ये सेंटेंस आपका पास्ट सॉरी क्वेश्चन कर रहा हो, ठीक है, मीन्स कि आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाद वाले सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमास में के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अगर अंदर आपका सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में है, तो वहाँ पे आप यूज करें आस्क का, ठीक है। उसके बाद आपको यूज करना होगा इफ का, डैट का यूज नहीं करना है। जैसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए डैट का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, तो वहां पे आप डैट का यूज ना करें, वहां पे डायरेक्ट आप यूज करें इफ का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं यहाँ पे डैट और इफ दोनों का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी एरर है। हम डायरेक्ट जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल द टैरिफ ऑफ रूम्स। हम लोग आइटम्स एंड सॉरी यहाँ पे इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात हो रहा है, यानी कि नारेशन के बारे में बात हो रहा है। इस पे हम लोग 2 वीडियोस कर चुके थे, अगर आप वो देख कर गए होंगे। अगर आपका 3 मार्च के शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप ये क्वेश्चन एरर नहीं करके आए होंगे, सही करके आए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर देखिए आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो ये जो है आपका सरकाज़्म यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि करेक्टली स्पेल्ड है। सरकाज़्म यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर देखिए फिर से आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक अंडरलाइन सेक्शन है। अगर वो गलत है तो उसे आपको सही करना होगा, अगर नहीं सही है तो सही करिए, और सही है तो आप नो एरर के साथ जाइएगा, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बाबा ज्ञान में पढ़ चुके हैं, जो हमारा बेसिकली ग्रामर रूल का जो एक वीडियो होता था, जिसे हम बाबा ज्ञान का नाम दिए थे, ठीक है। देखिए एज वेल एज, ठीक है, ये जो है अपने पूर्व सब्जेक्ट के अनुसार आपका वर्ब लेता है। जैसे एज वेल एज एक सब्जेक्ट यहाँ होता है और एक सब्जेक्ट इसके बाद होता है, यानी कि यहाँ पे आई, फिर एज वेल एज माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो एज वेल एज जो है बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपका अपना वर्ब नहीं लेता है, ठीक है। एज वेल एज, इन एडिशन टू, बहुत सारे जो ऐसे वर्ड्स हैं वो अपने पहले वाले यानी कि जो इसका पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब लेता है, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो उसके अनुसार आपको अपना वर्ब सिंगुलर ही यूज करना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको वर्ब अपना प्लूरल ही यूज करना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं द कैप्टन, यानी कि उस टीम का एक कैप्टन, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अनुसार ही आपका वर्ब यूज होगा, ठीक है। और आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए जो है यहाँ पे वर्ब भी हम यहाँ पे सिंगुलर ही यूज करेंगे, ठीक है। तो वेयर की जगह क्या यूज करना होगा, आपको वाच का यूज करना होगा, जैसा कि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ठीक है। सिंपली क्या है कि एज वेल एज अपने सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपना वर्ब लेता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाइए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाइए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। वेयर की जगह क्या यूज होगा, वाच का यूज होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पर देखिए आइटम है आ गया फिर से क्वेश्चन नंबर 22 में, टू टेक फ्रेंच लीव, एक ऐसा छुट्टी जहाँ पे आप किसी को बताएं नहीं कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं,
ठीक है, अचानक से आप छुट्टी पर चले गए। तो यहाँ पर देखिए लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी कि आप किसी को इंटीमेट किए, किसी को सूचना दिए। इंटीमेट मतलब होता है दो चीज़, ठीक है, एक तो होता है सूचना देना और एक होता है घनिष्ठ, नज़दीक। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वर्ब यूज हो रहा है सूचना देना। ठीक है, टू टेक फ्रेंच लीव यानी कि बिना किसी को सूचना दिए आप छुट्टी पर चले जाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए यूज हुआ है। ठीक है, फ्रेगाइल। यहाँ पर देखिए फ्रेगाइल मतलब क्या होता है, क्षण भंगुर, यानी कि जो चीज़ टूट जाता है जल्दी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जैसे अगर आप ग्लास लेते हैं, शीशी का ग्लास, ठीक है, उसे अगर आप नीचे गिराते हैं तो वो तुरंत भर में जो है वो चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे फ्रेगाइल मतलब ये होता है क्षणभंगुर, यानी कि वो तुरंत जो चीज़ है टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। अगर आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं होगा तो आप नहीं बना पाइएगा। फ्रूगल यानी कि अल्पव्ययी। ठीक है, वायोलेट, सॉरी क्या है, वोलाटाइल, ये सब जो वर्ड्स हैं, डक्टाइल, आपको बता दिए जा चुके हैं वर्ड मीनिंग्स, जो हमारा प्रीवियस ईयर का सिनोनिम्स एंटोनिम्स का लेसन है। अब जाकर आराम से देखिए, उन्हें याद करिए। CHSL का एग्ज़ाम लॉकडाउन के बाद होना ही है, तो अगर आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा, अभी बहुत समय है, अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो CHSL को कोई नहीं रोक सकता है आपका रिजल्ट होने से। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समथिंग दैट कांट बी हियर्ड, देखिए ये आपका OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, समथिंग दैट कांट बी हियर्ड, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जिसे सुना ना जा सके। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनऑडिबल यानी कि असुनने योग्य। ठीक है, जिसे सुना ना जा सके, असुनने योग्य, इनऑडिबल। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इनऑडिबल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और इस 3 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अब तक पूरे क्वेश्चंस जैसे हम बताएं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर जो मेहनत किया जा रहा है आपके लिए किया जा रहा है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा लेसन्स बनाने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में एंटोनिम्स बताना है आपको। एक्सोडस, एक्सोडस मतलब होता है बहुत भारी संख्या में लोगों का बाहर जाना, बहुत ही भारी संख्या में लोगों का बाहर जाना। ठीक है, बाहर जाना। अब यहाँ पर इसका एंटोनिम्स बताना है कि विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द, तो देखिए एक आदमी बाहर जा रहा है और एक आदमी अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अराइवल है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सोडस यानी कि बाहर जाना भारी संख्या में, अराइवल यानी कि आना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अराइवल मतलब कि आना, पहुँचना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 25 का सॉल्यूशन। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।